देखो, जैसे नंबर के प्रोडक्ट होते हैं, है ना, वैसे अब वो चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट का सेट, मतलब एक सेट का प्रोडक्ट कैसे करोगे। तो इसमें प्रोडक्ट में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना हमेशा कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर में तो तुम कुछ भी करते हो, 3 इंटू 2 करोगे, 2 इंटू 3 करोगे, सब 6 ही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे एक सेट है A, B, ठीक है, एक सेट है C, D। तो आप ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ प्रोडक्ट करोगे, फिर बी का सी के साथ और बी का डी के साथ प्रोडक्ट करोगे। एलिमेंट में तो देखो, जब लिखे होते हैं एलिमेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप A, B लिखो या B, A लिखो। लेकिन ये बहुत अंतर है कि आप जो है ऐसे लिख रहे हो, ए ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, है ना। लेकिन अगर आपने सी और डी पहले लिखा है और फिर ए और बी लिखा है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो C, A, तो ये दोनों सेम नहीं है। दे आर नॉट सेम। क्योंकि कल को ये क्या बनने वाले हैं बताए, आगे जाके ये टॉपिक जाएगा डोमेन और रेंज पे। एक्स की ये वैल्यू पे वाई की वो वैल्यू आती है, तो उसका वाई से वर्षा ट्रू नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि y = 3 + 2x है, तो अब यहाँ पे मैं x1 पुट करूंगा तो ये 5 बनेगा ना y। लेकिन इसका y से वर्षा ट्रू थोड़ी है कि अगर मैं x5 पुट करूंगा तो y1 बन जाएगा। इसीलिए A, C और C, A, ये दोनों कहानी कहीं से भी सिमिलर नहीं होने वाली है। सबसे पहले यही कंसेप्ट दिमाग में रखना जरूरी है कि आगे जाके हम इनका करने क्या वाले हैं। तो ये स्टोरी वाइस वर्सा क्लियर सिंपल नहीं है। तो ये जो अभी हम सेट में बोल रहे थे कि एलिमेंट को ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सेट है ए और एक सेट है बी, और एक में 1 2 3 है, दूसरे में 3 2 1 है या कुछ है, पर वो के वही कॉम है, तो वो दोनों इक्वल सेट है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो एलिमेंट ए और बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। तो जब हम ऐसे कोई चीज लिखते हैं ना, A, B, और ये मैंने ब्रैकेट लगाया, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला डोमेन होगा और दूसरी उसकी रेंज होगी। मतलब एक इनपुट होगा, दूसरा आउटपुट होगा, काइंड ऑफ थिंग। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि एक वैल्यू इनपुट से दूसरी वैल्यू आउटपुट बनाने की बातें करेंगे हम। तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर इज अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पे एक आगे की वैल्यू पुट करने में दूसरी वैल्यू आती है। इसीलिए हम उसको रिवर्स लिखते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनारियो। वो सेम नहीं होता। इसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम बातें लिखने वाले हैं। जब हम प्रोडक्ट करेंगे दो एलिमेंट का, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जैसे मैंने कहा फिर से एक बार कि एक सेट था हमारे पास A, B, C, और एक सेट था हमारे पास 2 3 5, एग्जाम्पल के लिए। तो जब मैं A × B बनाऊंगा, मतलब समझ रहे हो, पहली बात तो ये अंतर तो आ ही गया ना कि ये A और ये A दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें, ये एलिमेंट है और ये सेट है, कलेक्शन है। तो इसमें तो पहले तो ये दिमाग में ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। दूसरी बात, जब मैं A × B लिखता हूं, इसका मतलब है मैं पूरा का पूरा ग्रुप मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। एक्चुअल में वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ चीजों में आप रिलेशन बना देते हो। बोलो कि ये इससे रिलेटेड है, फिर ये इससे रिलेटेड है। क्या ये ऐसा है? अगर ऐसा भी हुआ तो क्या होगा? हो सकता है कि ए केवल 2 से रिलेटेड बने और बी केवल 3 से और सी केवल 5 से। ऐसा भी हो सकता है कि ए इन तीनों से रिलेटेड बने। इससे ही आगे जाके डिफाइन होगी कि फंक्शन कब बनता है और रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन में ए तीनों से रिलेट कर जाएगा, लेकिन फंक्शन का मतलब ये होता है कि इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होता है। अगर एक ही इनपुट मल्टीपल आउटपुट दे रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो उसको वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि डिफाइन कैसे करोगे? मेरे इनपुट से कुछ भी आ सकता है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो तभी है जब वो यूनिक आउटपुट देगा।
इसीलिए कल को ये जो फंक्शन और रिलेशन है वो इसी से बनने वाली है चीजें। तो इस चीज को अगर क्लियरिटी से यहीं से समझेंगे तो हमें फंक्शन और रिलेशन तक सब चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। तो जब हम ये जो बोलते हैं, भले ही इसको प्रोडक्ट है, पर प्रोडक्ट का मतलब एक्चुअल में दो अलग अलग सेट के एलिमेंट में रिलेशन दिखाना है। इस प्रोडक्ट का कहीं से कहीं तक मतलब वो नंबर वाला प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई नहीं है कि मल्टीपल हो गया, ये मल्टीप्लाई नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सेट के प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे। हाँ, ये वर्ड और दिखा दो, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा कि जब हम ए क्रॉस बी बनाएंगे, नीचे लिखा तो है, तो मैं इसके अंदर एक नया सेट पाऊंगा जिसमें मुझे ऐसे मिलेगा A,2, A,3, A,this, वो क्या रूल है वो हम पढ़ेंगे कि क्या नियम है, कैसे वो मल्टीप्लाई होता है, चीजें होंगी। इसीलिए सेट का, और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, देखो नंबर में तो तुम बोर्ड मास सब लगा लेते हो। बोर्ड मास मतलब समझ रहे हो, मतलब उस पर तो सारे ऑपरेशन मैथमेटिकल लग जाते हैं। यहाँ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है ही नहीं है, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन का ऑपरेशन है। इसीलिए सेट्स में तुम्हें केवल प्रोडक्ट मिलेगा, या कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वो प्रोडक्ट भी एक्चुअल में मल्टीपल नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ। वो केवल रिप्रेजेंटेशन है एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के साथ एक रिलेशन दिखाने का, और उस रिलेशन के कारण ही हम उसको क्या बुलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बुलाते हैं। और इसमें ये पेयर के साथ ऑर्डर्ड वर्ड लिखने का जो बेसिक रीजन है वो केवल ये है कि ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो दोनों चीजें एक ए बी, ये जो ऑर्डर है और ये जो ऑर्डर है, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनपुट आउटपुट की कहानी है। कोई समस्या? ठीक है, आगे देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब ये देखो, ये नॉर्मल वर्ड नहीं है प्रोडक्ट ऑफ सेट, वो तो हम शॉर्ट में भले ही बोल दे। एक्चुअल उन्होंने बोला भी नहीं इसको प्रोडक्ट ऑफ सेट, उन्होंने इसको प्रॉपर बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट। जाओ गूगल पे और जरा लिखो क्या होता है कार्टेशियन मतलब। तो कार्टेशियन का मतलब, एग्जैक्ट कार्टेशियन का मतलब होता है अ थिंग रिलेटेड टू फिलोसॉफी, हिज मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो कहानी कहाँ गई, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स और वाई, मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब पेयरिंग, मतलब दो चीजों का रिलेशन एक्स का और वाई का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कहीं से कहीं तक वो मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं कार्टेशियन के साथ अगर मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट फॉर टू सेट्स प्रोड्यूसेस अ न्यू सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑल पॉसिबल, जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम, वो सारे अगर मैं एक सिंगल सेट में दिखा दूं, दो अलग अलग सेट के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल सेट में दिखा दूं, तो वो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इतना सीधी सी बात है। तो ये सेट पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है, नंबर पे नहीं लगता है, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, एक्स और वाई वैल्यूज की हो रही है। कोई डाउट है अभी भी तो बताओ मुझे। ये देखो, ये ऐसे पढ़ाने का यही फायदा है कि आराम से मैं तुम्हें जहां चाहूं वहां ले जाके दिखा सकूं। अब देखो यहाँ पे ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट पे तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पेयरिंग कैसे करोगे जब एलिमेंट ही नहीं है। यू नीड एटलीस्ट एन एलिमेंट इन ईच सेट, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट लगेगा। तो इसीलिए उसने कहा कि नॉन एम्प्टी सेट पे लगता है। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, देखो वर्ड फिर से क्या आया, अभी मैंने डेफिनेशन दिखाई थी जनरल भी, ऑल सारे ऑर्डर्ड पेयर, जितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो सबका सेट, सबका सेट सच दैट बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, ये ऐसा वर्ड लिखा है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक सेट बी है उसमें एक एलिमेंट बी है,
एक सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट सेट ए है, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसा दिख जाएगा? तो ऑर्डर्ड पेयर दिख जाएगा ए कॉमा बी। अरे अभी हाल दिखाए थे ना मैंने, नहीं आया समझ तो बताओ। ए बी सी करा था, फिर यहाँ 1 2 3 लिखा था, फिर मैंने कहा था ए क्रॉस बी बनेगा, तो फिर वो ए कॉमा 1 हो जाएगा ना। तो वैसे वो लैंग्वेज में लिख रहा है। आगे चलते हैं, और क्या बोल रहे हैं? तो वही कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम सारे ऑर्डर्ड पेयर दिखा दें, जितने एलिमेंट हैं उन सबके, तो वो ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होता है वो नया सेट। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये उसकी डेफिनेशन हो गई सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई डाउट है तो बताओ। अगर ए फाइ है और बी फाइ है, तो फिर हमारा ए क्रॉस बी भी क्या ही मिलेगा? खाली। इलस्ट्रेशन देखो, अब एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा जो तुमने अभी तक सोचा है। देखो, ए में 3 एलिमेंट थे और बी में 2 एलिमेंट थे। ए में 3, बी में 2। क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी बना दो। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे? देखो, ए का जो मैंने अभी सिखाया था, ए का 4 के साथ, ए का 5, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ। अब मजेदार बात, सर आप कह रहे हो ए क्रॉस बी में जो नया सेट है वो उसमें 1 पहले आया 4 बाद में आया, तो आप कह रहे हो 4,1 सेम नहीं है, बोता डिफरेंट। तो 4,1 भी आएगा क्या इसमें? कभी नहीं। ए क्रॉस बी में पहला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है हमेशा पहला किसका एलिमेंट आएगा? ए का। क्योंकि वो इसीलिए इसको जेनेरिक फॉर्म में बोलता है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब है कि पहले ए वाले एलिमेंट है, बाद में बी वाले एलिमेंट है। अभी भी समझ में आई बात? क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर बी क्रॉस ए बना दूंगा मैं, तो फिर पहले ये ए कॉमा बी पलट के क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए। और उसका मतलब होता है कि पहले 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, और वो अलग चीज होती। अभी भी कुछ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब यही नीचे लिखा है। सर जब भी ऐसा होता है तो कोई ना कोई इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन सकता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अरे हाँ है ना, हमने ऑलरेडी एक शॉर्टकट सीख रखा है किस चीज का? सबसेट का, और प्रॉपर सबसेट्स का, टू की पावर एन और टू की पावर एन माइनस 1। और वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे वो प्रॉपर सबसेट्स के, वो वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए सर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या ये 6 बनेंगे? भाई एक में 3 एलिमेंट है, एक में 2 एलिमेंट है, चेक करो। 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाना हो, तो अगर मैं कहूं n एलिमेंट्स हैं ए में और m एलिमेंट्स हैं बी में, तो सीधा सा फॉर्मूला हो गया n इंटू एम। इतने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। कितना इजी है। कोई समस्या है तो बताऊं। अगला वाला देखो, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि चलो अब हम उल्टा देखें। हमें ए क्रॉस बी दिया हो और तो कोई तुमसे कहे सेट ए निकाल दो और सेट बी निकाल दो। ऑर्डर का ध्यान रखना, ये ए कॉमा बी वाले फॉर्म में, क्योंकि ये ए क्रॉस बी है, तो पहला पहला एलिमेंट हर बार क्या है? ए। फिर रिपीटेशन का अकेले सेट में कोई मतलब नहीं है। जैसे ये 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, तो बार बार 3 लिखने का कोई फायदा नहीं है। एक 3 है, फिर अगला एक 5 है, 2 ही एलिमेंट है। और बी में कितने आएंगे? तो 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो फिर इसका मतलब है 2 और 4 है। ये आंसर है। अभी इसका ए क्रॉस भी बनाएंगे तो ये का यही बनेगा। क्या ये कहानी में कोई समस्या? ठीक है, आगे देखो। तो यहां बोल रहे हैं क्लियरली ए इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, देखो वर्ड भी सही यूज करने लगे ना, कोऑर्डिनेट, इसलिए लाके अभी हाल दिखाया था मैंने तुम्हें कि ए क्रॉस बी बेसिकली कुछ नहीं, एक्स और वाई है, और हम वहां पे कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं उनको जब हम वो ढूंढते हैं। कोऑर्डिनेट नाम मतलब इसीलिए पढ़ा क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखता है हर जगह पे। जैसे मैं जब बोलता हूँ कि ये एक डेसिक पॉइंट है, ये 2,3 पे है, तो बेसिकली ये एक x को दिखा रहा है 2 और y को दिखा रहा है 3, इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते थे। ये दोनों का रिलेशन है, वही चीज हम सेट्स में मैथमेटिकली ऑर्डर्ड पेयर में दिखा रहे हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो वो यही कह रहे हैं कि ये सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं ए क्रॉस बी के, वाइल बी इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स। तो पहला कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है 3 3 5 5 ये सब ए में आएगा, और जो दूसरे दिख रहे हैं 2 2 4 4 वो बी में आएंगे। इसलिए ये दोनों अलग अलग सेट अगर दिखाने हो तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहां तक कोई समस्या? आगे चलते हैं। लेट पी एक सेट है 3 एलिमेंट का, क्यू एक सेट है 2 एलिमेंट का, वो हमसे कह रहा है प्रोडक्ट सेट पी क्रॉस बी, पी क्रॉस क्यू बना दो। तो बना देंगे, उसमें क्या है, कोई समस्या है इसमें? फिर वो यही पूछ रहा है कि क्या आपने नोटिस किया कि P क्रॉस Q के कितने एलिमेंट होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो हमने सीख लिया है ना इसको कि आगे n लगा के इसको डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढना। जबकि केवल P क्रॉस Q अगर हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है अंदर के एलिमेंट बताना। ये इसका आंसर और इसके आंसर में बहुत अंतर है। ये चीज तो अंदर के एलिमेंट इस फॉर्म में एलिमेंट दिखाएगा, जबकि ये तो नंबर में दिखाएगा कि आखिर कितने नंबर है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो एन पी क्यू कितना आएगा? तो मैंने कहा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट थे पी में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट थे क्यू में, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। अगर 2 और 2 दोनों में 2 2 थे तो हमारा आंसर 4 आया था। 4 ही निकले थे यहाँ पे जब दोनों 2 2 2 थे। तो अब यहाँ पे अगर 3 और 2 हैं तो ये 3 इंटू 2 6 बनेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें? और ये बात तो मैं सिखा ही चुका हूं कि ये दोनों सेम नहीं होते। 3,5 और 5,3 को सेम नहीं बोलना है, क्योंकि एक में x की वैल्यू 3 है और एक में y की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे x 5 है और y 3 है। ये दोनों सेम पॉइंट थोड़ी है, ये तो अलग अलग पॉइंट है। कोई समस्या? और एक स्टेज आगे बढ़ रहा है, वो बोल रहा है कि कभी भी इसीलिए ये दोनों सेम नहीं मानना है, किसको? P क्रॉस Q इज नेवर इक्वल टू Q क्रॉस P। लेकिन मजेदार बात बताऊं, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो दोनों में 6 ही आएंगे। ये इक्वल होता है, ये तो इक्वल ही आएगा ना, पर वो सेट अलग अलग है। कोई दिक्कत है? आगे उसने एक और इलस्ट्रेशन दिया है, और वो बोल रहा है कि एन पी अगर 3 है और एन क्यू अगर 2 है तो एन पी क्यू जो है वो 6 बनेगा। तो एन पी क्यू में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, और एन क्यू पी भी 6 ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई समस्या है? देखो उसने कहा इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो हम प्रोडक्ट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। अरे वो पहले वाले एक्स है, दूसरे वाले वाई है, क्या ये 1,5 दिख नहीं रहा है? ये कोऑर्डिनेट ये 5 के सामने और ये 1 के सामने। ऐसे उसने सारे दिखा दिए। कोई समस्या? और मैं यही कह रहा था आगे जाके, अब बार बार ये छोटी छोटी बात बोलूंगा, ये फंक्शन नहीं हो सकता था। देखो ये 1 पुट करने पे हमको 5 भी मिल जाए और 3 भी मिल जाए, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? मैं ऐसे इक्वेशन कैसे बना दूं, ऐसी इक्वेशन y और x की, जिसमें 1 पुट करने पे 5 भी आ जाए और 3 भी आ जाए? इज इट पॉसिबल? कैन यू एक्सप्रेस देम इन एक्स वाई फॉर्म? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का ऐसा कुछ बना सकते हो तुम जादू की? 1 पुट करने पे ये कभी 3 आएगा और कभी 5 आएगा, जबकि x की जगह 1 ही पुट करोगे। प्रॉब्लम समझ रहे हो? ये दोनों रिलेटेड तो हैं, पर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन और रिलेशन में बस यही अंतर होता है। आगे जाके हम इससे यही सब करने वाले हैं, तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं उसका लॉजिक समझ लो। तूने तो 11th में पढ़ा है ना मैथ्स, ये सब कहानी थी ना, फंक्शन की डेफिनेशन और ये सब। तो
यहीं से क्लैरिटी जिसको रहती है वो सब क्लियर रहता है फिर मामला। ठीक है, आगे चलो, क्योंकि अगला टॉपिक ही क्या है। यहां तक कोई समस्या है? इससे तो डर लगता है ना नाम से ही, बोले ये तो कहानी खराब है, रिलेशन और फंक्शन। क्योंकि फिर इसी से आगे क्या बनता है पता है, ये खतरनाक होता जाता है। सेट से हम यहाँ पहुंचते हैं, पहले सेट पढ़ते हैं, फिर सेट का प्रोडक्ट समझते हैं, प्रोडक्ट से हम ये समझते हैं, और यहां से फिर हम समझते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? इसीलिए ये चैप्टर ऐसे ही जा रहा है, अभी इस चैप्टर में ये आएगा आगे। इसीलिए जब तक इसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी तब तक डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी कि आखिर ये कहानी क्या है। ठीक है, अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन। और मजेदार बात यह है कि कठिन नहीं है चैप्टर, और एग्जाम में भी जब आएगा तो तुम्हारे लेवल पे वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछेंगे, उनको पूछना ही आसान है। तो इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, बस इसको डर के मारे बच्चे नहीं करते। मैं भी आखिर के लिए रखता हूँ मैथ्स में कि अपन ने मैथ्स में सब पढ़ लिया है, फिर ये चैप्टर बचा है, चलो अब कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वहाँ का एक छोटा इजी चैप्टर छोड़ के आए वहाँ भी हम, वहाँ पे भी कुछ कठिन नहीं बचा है। वहाँ का जो कठिन था, कठिन क्या, जहाँ पे आप सब कुछ पढ़ाई करके भी गारंटी नहीं ले सकते हो कि हमसे क्वेश्चन बनेगा, वो वही थे, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सब आ जाएगा तुम्हें, सारे क्वेश्चन बुक के लगा लिए, सब कर लिया, पर 5 में से एक आध क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उन्होंने अगर प्रोबेबिलिटी के पूछे हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन का मार्जिन तुम्हें रखना पड़ेगा कि अपने से नहीं बनेंगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। वी कैन अप्लाई आवर माइंड। वही वाली बात है ना, 100 में से 100 की कहानी ही नहीं है, 100 में से 70 की कहानी है, 80 की कहानी है बस, शॉर्ट शॉर्ट। वो 10-20 क्वेश्चन जाने दो, पर कोई टॉपिक छोड़ के नहीं कर सकते हो तुम ये काम, सारे टॉपिक आने चाहिए। फिर उसके अंदर वो कोई क्वेश्चन उलझा रहा है तो उलझा रहा है तो मत उलझो उससे, पेपर में आगे बढ़ जाओ। आगे से फिर पीछे आना, फिर लगे कि यार नहीं अपन श्योरली कर पाए, टाइम लगा पर कर लिया ना, कुछ टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन करना आना, कुछ उलझा ही रहे हैं उनको उस समय छोड़ देना, और फटाफट स्पीड में सारे खत्म करके आओ। फिर जो टाइम बचा है तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग वाले पहले उनको लगा लो, और फिर जो कंफ्यूजिंग वाले तब उनको देख लो। वो नेगेटिव मार्किंग है तो अननेसेसरी किसी पे तुक्का लगा के आने की जरूरत ही नहीं है। तो शॉर्ट शॉर्ट 70-75 की कहानी है, तो हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टॉपिक सारे आते हो, सिंपल क्वेश्चन उसका पूछा है, हम एक बार में फटाफट उसको लगाएंगे, टाइम बचाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी समय उस पर उलझ नहीं जाना है कि मेरे को ये टॉपिक आता है तो मैं तो इसका क्वेश्चन आंसर अभी सही लगाऊंगी, वो ईगो खराब है। समझ में आई मेरी बात? तो हर पेपर का एक मेथडोलॉजी है उसको हैंडल करने की। अकाउंट्स पे ये मेथडोलॉजी नहीं है, अकाउंट्स की कहानी अलग तरह की, इसकी कहानी अलग तरह की। तो रिलेशन एंड फंक्शन, हालांकि ये बात कॉमन है हर पेपर में करना कि जो क्वेश्चन आता है इजी है, बात टॉपिक की नहीं है। वहां उस टॉपिक में उस दिन कौन सा क्वेश्चन आया है जो इजी है, वो इजी वाला पहले करो। और कोई ऑर्डर वॉर्डर की जरूरत नहीं कि पहले फिर दूसरा। सब्जेक्टिव पेपर में भी बोल रहा हूँ, उसमें नहीं जाना कि मैं पहला क्वेश्चन करूंगी फिर दूसरा करूंगी, फिर मेरे को पेपर बहुत इजी लग रहा है तो अब मैं लाइन से जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो सबसे इजी है, सबसे कम समय में पूरे नंबर दे जाएगा, वो ही पहले होगा। आता है से भी नहीं मतलब है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट कौन दे रहा है वो जरूरी है। तो रिलेशन एंड फंक्शन की कहानी क्या है? एनी सबसेट, कहानी ही यहां से शुरू होती है। और सबसेट तो हम जानते हैं किसको बोलते हैं, पता है तुमको सबसेट? चलो बताओ जरा, डिफाइन करो। एक सेट ए है तो इसका सबसेट क्या होगा? है ना, ये क्या बात हो, डिफाइन करने को पूछ रहा हूं मैं। एक सेट बी है, वो एक कैसा होना चाहिए कि वो ए का सबसेट हो जाए, इसका मतलब ये है। मैंने ये थोड़ी पूछा कौन कौन इसके सबसेट होंगे, मैंने पूछा कि इसके सबसेट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। मैं कैसे बोलूं कि कोई और सेट इसका सबसेट केवल तब कहलाएगा जब कौन कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दे, अगर बी, तो ही वो सबसेट ऑफ ए कहला सकता है। जब बी के एलिमेंट प्रेजेंट हो, ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, और बी में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो ए में प्रेजेंट ना हो। दोनों में बहुत अंतर है, मैंने जो बोला वो कंप्लीट लाइन है।
बी में जितने एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में प्रेजेंट ना हो, तो मैं कहूंगा कि बी ए का सबसेट है। अब एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन बी आर ऑलरेडी प्रेजेंट और मस्ट बी प्रेजेंट इन ए, तो बी ए का सबसेट होगा। अब ये चीज बोलना आनी चाहिए ना, एनी सबसेट। लेकिन यहां सबसेट किसका है, कौन से सेट का है, सुनना, प्रोडक्ट सेट ऑफ एक्स वाई। मतलब वो ये कह रहा है एक्स क्रॉस, ऐसा एक्स बनाऊंगा तो क्रॉस कैसे बनाऊंगा, पता है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट आ ही नहीं सकता। इसमें तो जो भी मिलेगा वो स्मॉल एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में मिलेगा, वेयर दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड वाई बिलोंग्स टू दिस। तो वो ये बोल रहा है ऐसा सेट है कोई, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है। तो वो बोल रहा है एन इसका कोई सबसेट, इसका सबसेट मतलब समझ रहे हो, मतलब जो हमारा सबसेट भी है, जो हमारा सबसेट भी है, जब ये ऑर्डर्ड पेयर वाला है तो सबसेट भी कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर वाला होगा। और डेफिनेशन वही है, इसके जितने एलिमेंट होंगे वो पक्का इस बड़े सेट में प्रेजेंट हो, इसलिए वो डेफिनेशन याद दिलानी जरूरी थी। ये समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? इमेजिनेशन अगर सही बन जाएगी तो सब फ्लो में समझ में आता जाएगा। तो मैं कह रहा हूं एनी सबसेट, अच्छा इसके बाद वो आगे एनी लिखता है, एनी मतलब अभी वो कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। एनी का मतलब हुआ, पता है ना, कितने बन सकते हैं, वो हमने सीखा है कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n बन सकते हैं। और 2 की पावर n का मतलब हमें पता है कि ये नंबर है, जैसे अगर 3 ऑर्डर्ड पेयर है ऊपर, सुन रहे हो ना, 3 ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये 2 की पावर 3 बन सकते हैं, मतलब 8 सबसेट बन सकते हैं। तो वो कह रहा है वो आठों में से कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट एक्स वाई इज सेड टू बी, उसको जब मैं अकेला पकड़ूं, इन 8 में से कोई एक अकेला पकड़ूं, तो मैं कहूंगा इज सेड टू डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो मैं कहूंगा एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन है। तो मैं, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक भी उनमें से 8 में एक वो होगा जिसमें पूरा का पूरा ही होगा, एक सिंगलटन वाले होंगे, अकेले अकेले एलिमेंट वाले। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है कि और थोड़ा एग्जांपल एलोबरेट करूं? सपोज मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा x क्रॉस y जो है वो ऐसा है, a कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी, 3 वाला। तो वो ये कह रहा है कि इसका एक सबसेट कितने बन सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट कैन वी हैव, 2 की पावर n, वो कितने हो जाएंगे, 8। फिर इमेजिन करो 8 कौन होंगे, एक अकेला a कॉमा बी होगा, एक अकेला बी कॉमा सी होगा, अरे हाँ या ना, ऐसे 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 करके एक पूरा का पूरा होगा, एक 5 भी होगा। कुछ याद आ रहा है? वो कह रहा है is any subset of product set x y is said to be set to define a relation from x to y is said to define a relation। वो कह रहा है कि हर कोई भी इनमें से कोई एक सबसेट भी रिलेशन डिफाइन कर रहा होगा, एंड एनी रिलेशन from x to y in which no different ordered pair have same first element is called function। अब वो एंड का मतलब हो गया, ये कहानी यहां से अलग हो गई। इसके बाद रिलेशन की फंक्शन की डेफिनेशन है।
कुछ समझ में आया? मजेदार बात बताऊं, ये सब रिलेशन है, ये सब के सब क्या है, रिलेशन। पर ये फंक्शन कब बनेंगे? फंक्शन बनने के लिए पहले रिलेशन तो होना ही चाहिए एक्स और वाई के बीच। वो यही कह रहे हैं, एनी रिलेशन। देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहां से शुरू करी है उसने, सबसेट से नहीं। पहले सबसेट ऑफ एक्स वाई से क्या बना, रिलेशन। और यहां पे उसने एनी वर्ड यूज किया, और जब वो रिलेशन बना तब उसमें हम अगर एक कंडीशन अप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन। वो रिलेशन जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। मतलब कहानी तो यहीं से है ना, ओरिजिन तो यही है। वो होगा तो वो कोई सबसेट ही होगा, तो वो ऑर्डर्ड पेयर ही। नहीं आ रहा समझ? ए कॉमा बी के सारी लिस्ट ले लिया अपन ने, तो वो सब रिलेशन है। लेकिन जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उनमें से ही कुछ रिलेशन, तो वो ही बनेंगे फंक्शन। अभी भी समझ में आए क्या कहानी? वो कंडीशन क्या है? यहां पे तो आपने कह दिया एनी, तो यहां तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सारे सबसेट रिलेशन है। लेकिन यहां पे लिखा है नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो एलिमेंट है ना ऑर्डर्ड पेयर में, ए कॉमा बी। तो वो कह रहा है ए रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए मैं बार बार कह रहा हूं इनपुट है। एक ही इनपुट से दो आउटपुट आ गए तो मैं उसको डिफाइन कैसे करूंगा? अ वेल डिफाइंड रिलेशन इज अ फंक्शन। तो डेफिनेशन करने के लिए जरूरी है कि हर इनपुट एक यूनिक आउटपुट देता हो। अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे दे, ये चलता है दुनिया में। मजेदार बात बता रहा हूं, अब ऐसा चलेगा कि तुम्हारा y जो है वो 5 आएगा, x को -1 रख के भी और x को 3 रख के भी, दोनों 5 ला दें, इट कैन बी डन। लेकिन तुम इनपुट 1 -1 रख रहे हो और तुम कह रहे हो मैं 5 भी ले आऊंगा और 7 भी ले आऊंगा, ये बकवास है। नहीं आ रहा ना समझ? मैं अगर ग्राफ पे बोलूं कि भाई ये x है, यहां वैल्यू 1 है, तो मेरा y ऐसा हो, सॉरी ऐसा हो, तो पता है इस ये y की वैल्यू भी 1 ने दे दी और ये y की वैल्यू भी 1 ने ही दे दी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एफ ऑफ एक्स 2 दे दिया उसने, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन को। बोले इनपुट तो एक ही था ना, फर्स्ट फंक्शन तो एक ही था ना, डोमेन तो ठीक था ना, रेंज अलग अलग हो सकती है, तुम डोमेन अलग नहीं कर सकते। मतलब वो किसको मना कर रहा है? ये दो पॉइंट सेम नहीं हो सकते, ये अलाउ नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं ऐसी शेप पे बात करूं तो क्या ये शेप सेम वाई पे अलग अलग एक्स नहीं दे रहा है? बोले ये अलाउ नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी ये सब ड्राइंग मत बना, ये वीडियो पढ़ा रहेगा, ड्राइंग देखनी हो तो देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको बहुत ज़्यादा तुम अभी याद करो। इसे देखो, सोचो, सुनो, एक बार दो बार भूल गए, फिर देखो, फिर सोचो, फिर सुनो, रिपीट करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा ना, कुछ पढ़ाई ऐसी होती है जिसको आपको कंटिन्यूस बेसिस पे 6 या 7 दिन हमें पता होना चाहिए। ये पढ़ना ही सिखाने की कोशिश कर
सिखाने के लिए मैं इस लेवल पे पढ़ाता हूँ 11 12 और कि खुद से आगे पढ़ पाओ। हर टॉपिक को एक जैसी पढ़ाई नहीं बनती। अब तुमने अगर पढ़ा है लॉ में, अकाउंट्स में, तो ध्यान दो। ध्यान क्या है कि कौन से टॉपिक हैं जिसपे मैं बार बार भूल रही हूँ, उसको सेग्रीगेट करके 3 दिन के 4 दिन के लूप में डाल दो। और जो आ गया है वो तो आ ही गया है, वो तो नींद में उठ के भी करोगे। ऐसे सॉर्टिंग करते जाओ, नहीं तो फायदा नहीं है। एक साथ एक जैसा बंच बना के रखोगे तो। समझ में आई बात? मैं जो ये बताता हूँ को थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन भी करोगे, 10-10 20-20% भी, तो सुधरते जाओगे, है ना। जितना अच्छा यहीं सुधर जाओगे उतना आसान हो जाएगा आईपीसीसी लेवल और फाइनल लेवल पे। यही स्मार्टनेस की वजह से ही लोग आसानी से सीए कर लेते हैं, आसानी से रैंक ले आते हैं, आसानी से पास हो जाते हैं। और जो ये स्मार्टनेस नहीं लाते हैं वही उलझते रहते हैं, बोले उतना ही सिलेबस हर बार पढ़ने बैठ जाते हैं वो रिवीजन में। उसका कोई सेंस नहीं है, है ना। तीन तीन स्टेजेस हैं जहां अलग अलग स्मार्टनेस चाहिए। एक पढ़ते समय, यहाँ पे स्मार्ट होते जाओ। एक रिवीजन करते समय, और ऑब्वियसली रिवीजन करते समय की स्मार्टनेस के लिए ऑलरेडी तुम्हारा पहले काम किया होना चाहिए, नहीं तो अपने आप रिवीजन के समय स्मार्टनेस नहीं आ सकती है। और तीसरा पेपर देते समय। ये 3 स्टेजेस पे आप कितना इंप्रूव हो रहे हो, दैट विल वर्क। बात समझ में आई? तो मैं जो बार बार कहता हूं कि वो टॉपिक हमको पता होना चाहिए। हो सकता है पूरे हर चैप्टर में ऐसे टॉपिक होगी जो 2 या 3 टॉपिक है जिन पे अपन बार बार गड़बड़ करते हैं। उसकी स्टोरी आपको लूप में डाल के 2-3 दिन सुननी चाहिए। खुद के लिए पढ़ लो, कोई लेक्चर पकड़ लो, कुछ नोट्स बना के पकड़ लो। 3 दिन का लूप चलना चाहिए, चाहे वो लेक्चर का चले, नोट्स का चले, खुद का रिविजन चले। बोल लो उसे, देखना 3-4 दिन बाद तुम्हारी उस पर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। उसको एक बार पढ़ के छोड़ दिया अपन ने तो वह ये समझ लो कि अगली बार फिर से उतनी देर लगा के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये पता होना चाहिए और ये रिस्क लेना चाहिए अपने ऊपर कि नहीं मैं इसको वापस कल ही देखूंगी, मैं पक्का है कल भूल जाऊंगी मैं ये सब। तो देखो, वापस पढ़ो, खुद से खोलो किताब। अगर इतना ही डर लग रहा तो शाम को फिर खोल लेना 5 मिनट के लिए, काफी रिटेन हो जाएगा। ऐसा है ना, वो फियर आना चाहिए अंदर कि मैं लूज कर दूंगा अगर मैंने एफर्ट नहीं दिया अभी। तो ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो मैंने लिख लिया अब मैं देख लूंगा। अब वो देखने के लिए महीने बार बाद खोलेगा तो वो जो लिखा हुआ है ना वो भी नहीं टिकेगा, उसके बाद भी समझ नहीं आएगा। ऐसा ही होता है, तो इस चीज को समझो। चलो, तो मैं ये कह रहा था कहानी ऐसी है। चेन एक सबसेट था, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर जितने बने वो सब रिलेशन है, लेकिन उन रिलेशन में कंडीशन अप्लाई करनी है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ही फंक्शन है। अभी और ये इजी होता जाएगा, आगे देखो क्या लिखा है। उन्होंने कहा लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ये तो 2 सेट थे, कैपिटल ए बी। उन्होंने रूल कहा करस्पॉन्डेंस रूल और अ करस्पॉन्डेंस एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स of A and unique element denoted by fx of B। ये वही डेफिनेशन है जिसके कारण तुम फंक्शन ऑफ x लिखते हो। वो कह रहा है A सेट का एलिमेंट x से डिनोट होता है, स्मॉल x से। उस पे हम एक नियम लगाएंगे, दिस फंक्शन f इज नथिंग बट अ रूल। जैसे मैं कहता हूं कि 3x + 2 इज अ रूल, और ये तुम्हें यूनिक आंसर देगा हर बार। तुम x की वैल्यू बदलते जाओ, सेम वैल्यू देगा ही नहीं वो f ऑफ x। यही तो f ऑफ x है। अब मैं इसी को कहता हूं कि f की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो 3 of 1 + 2, तो ये हमेशा क्या मिला बनाएगा, f of 2, f of 3, f of 4। इधर सेट में मैं a की वैल्यू बदलता जाऊंगा तो उधर y की वैल्यू मिलती जाएगी। और ये जो कोऑर्डिनेट पेयर्स मिल रहे हैं इसी को हमने उसमें लिख रखा है, इसी से बने ये सब। तो इसी को हम फंक्शन कहते हैं या मैपिंग कहते हैं कि x से y क्या आएगा, x से y क्या आएगा। मैपिंग, मैपिंग मतलब कनेक्शन। इस x से वो y कनेक्टेड है, इस x से वो y कनेक्टेड है, 1 से 5 कनेक्टेड है, 2 से 3 × 2 + 2 6 + 8 8 कनेक्टेड है। इसी को लोग मिरर फॉर्म में बना के ऐसे ऐसे दिखाने लगते हैं, बोले ये हमारा x है, ये हमारा y है, बीच में हमारा f है।
एफ क्या है, ऐसे ही कुछ रिलेशन है जो यूनिक रिजल्ट देगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमने जब 1 रखा तो 5 आया, जब 2 रखा तो 8 आया। इसी को वो कहते हैं, ये मैपिंग करके दिखा दिया हमने। ये सब 2-3 दिन अगर इनसे ठीक से खेलोगे तो ये सब आसान लगेगा। बेसिक समझा दिया मैंने, एक ही बार में सारा नहीं खाना होता है। हाँ, अच्छे टॉपिक्स को धीरे धीरे, जब तक मैं इस पे जेन्युइन, हम जेन्युइन नहीं हो ना, जब तक कि कैपिटल ए स्मॉल ए ये लैंग्वेज पढ़ने में, तब तक तुम सोचो कि ये टॉपिक पे मैं कमांड ले आऊं, नहीं आएगी। ये टॉपिक अलग है। इसकी पहले टर्मिनोलॉजी को खा लो आराम से, उसको हजम कर लो, डाइजेस्ट कर लो उसको, कि मैं मर्जी से कभी भी ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स का एक रिलेशन बना दूं, ऐसे मैपिंग कर दूं, ऐसा कर लूं। इस पे तुम जितने इजी हो जाओगे उतना आसान होता जाएगा। ये पहले दिन क्यों नहीं पढ़ा रहे थे सर मैथ्स में? क्योंकि तुम्हारा पर्पस नहीं है ज्यादा इसमें, आगे के सिलेबस में भी नहीं है। आईपीसीसी में कुछ नहीं पढ़ना, इसमें से फाइनल में भी कुछ नहीं पढ़ना। तो मैं अननेसेसरी तुम्हें क्यों इस पे बहुत ज्यादा लोड देता, इसलिए नहीं बताया। पर अब वो चैप्टर करना है तो मैं बता रहा हूं, उसको आराम से करो। और बाकी के सब्जेक्ट पे भी वैसे भी पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही बस एक ही बार है ये गेम, इसके बाद है ही नहीं आगे, है ना। लेकिन हम उसको खराब तरीके से करके नहीं जाएंगे आगे, अच्छे से करके जाएंगे। कि कभी ये नहीं है, पर ग्राफ बहुत है यहाँ, तो ग्राफ की कमांड आनी चाहिए। और ग्राफ की कमांड के लिए ये बेसिक टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। अगर इसका थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है अपने को, इसकी मैपिंग की, एक्स और वाई कैसे चेंज होते हैं, तो आगे जाके फाइनल लेवल पे और बाकी सब जगह पे भी कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे फाइनेंस के, तो वहां हेल्प मिलेगी। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीखना ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है इसका, ये वाला देखो। इसका मतलब क्या होता है, मैपिंग एफ जिसमें ए से बी, ए इनपुट होगा और बी आउटपुट होगा, और इनका कोई नियम होगा, वो एफ है। उसी नियम को हम मैपिंग या फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू ऑफ या यूनिक वैल्यू ऑफ ए से दो दो बी नहीं देगा, कभी भी एक ही देगा। तभी हमने उस पर नियम लगा दिया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। नियम इस तरह का होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी या एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ऑर्डर्ड पेयर ही है जिसमें एक इनपुट एक आउटपुट है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट, मतलब वही बात है कि एक सिंगल एलिमेंट दो आउटपुट नहीं दे सकता, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, आप जितने भी उसमें आंसर लाओ। ऐसी कोई कंडीशन मैंने बी पे नहीं लगाई है। मजेदार एक सबसे इजी दुनिया का एग्जांपल देता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यू कैन से f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं इसमें -1 रख लो या +1 रख लो, रिजल्ट इसको 1 ही देना है, और ये फंक्शन है। कुछ समझ में आई बात? मतलब इनपुट अलग अलग कर लो, आउटपुट क्या मिलेगा, सेम। तो क्या ये फेल हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहा ना ये कि एक ही अलग अलग इनपुट से एक आंसर दे रहा हूं, सॉरी, एक ही इनपुट से अलग अलग आंसर दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं कर रहा ना। जब तक ये नहीं कर रहा है कोई, तब तक वो फंक्शन है। वो डाउट तो क्या अभी भी, तो बताओ। इसी कहानी को ना आगे जाके एक वर्ड और है, वो भी अभी दिमाग में डाल देता हूं थोड़ा सा। एक तुमने वर्ड सुना है वन टू मैनी, और एक मैपिंग के टाइप है ये, और एक है मैनी टू वन। तुम मुझे बताओ इतनी सब कहानी सुन के कौन सी मैपिंग फंक्शन है? 1 to 1 तो फंक्शन है ही। अरे एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट मैनी आउटपुट,
मैनी इनपुट वन आउटपुट, कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है? ये फंक्शन, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अरे हाँ या ना? यही सब टर्म, ये टर्मिनोलॉजी, ये चैप्टर पता है बच्चों को क्यों कठिन लगता है? उसके दो रीजन है। पहला, वो तो सबसे वर्स्ट रीजन है कि उनको कोई सीखने के लिए नहीं मिल रहा, पर आज की दुनिया में सीखने की कमी नहीं है। कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे ढेरों लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जिसको सीखना सीख सकता है। प्रॉब्लम होती है बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मेरे को पहले टर्मिनोलॉजी पे कमांड चाहिए, टर्मिनोलॉजी की कमांड के बाद मेरे को एक कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए, है ना? पहले के ज़माने में के बच्चों के पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, अच्छा टीचर नहीं मिलता था या अच्छा कंटेंट नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, पर डिसिप्लिन थे इसलिए सीख जाते थे। आज के बच्चों के साथ दूसरी समस्या है, वो डिसिप्लिन नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि डिसिप्लिन कैसे रहना है। कंटेंट बहुत है पर डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए सीख नहीं पाते। तुम्हें आज के समय के बच्चे हो, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है डिसिप्लिन, उसको सॉल्व कर लो तो तुम जीत जाओगे। जैसे पुराने बच्चे कंटेंट ढूंढते थे, वो जो सॉल्व कर लेते थे वो जीत जाते थे। तो आज के बच्चों की प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। कंटेंट तो सबके लिए है, फ्री है, मैं भी डाल दूंगा, अभी छोड़ दूंगा, बट क्या सब सीख जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। इतना कंटेंट डाल रखा, नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता, दोबारा ही नहीं देखते, मेरे ही बच्चे नहीं देखते पढ़ाए हुए, क्योंकि प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। ठीक है। द एलिमेंट एफ एक्स ऑफ बी, ऑब्वियसली बी आउटपुट है। आउटपुट मतलब एक एक्स पे एक नियम लगने के बाद जो जनरेट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? एफ एक्स। एक्स और एफ एक्स क्या है? एक एक्स है, उस पे एक नियम लग जाता है तो क्या बन जाता है? वो एफ एक्स बन जाता है, यही तो है। तो इमेज ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इमेज। इमेज क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट है, इनपुट आउटपुट, तो ये इमेज ऑफ एक्स कहलाता है। वाइल एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज, तो इसको इमेज बोलोगे तो इसे क्या बोलना पड़ेगा? प्री इमेज। जैसे हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने इमेज प्री इमेज रखी थी 1, तो यहाँ कितना मिल गया था? 5 आई मिला था ना। फिर 2 रखा था तो 8 मिल गया था। यही है इमेज और प्री इमेज। अरे ये एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 करके दिखाए थे जो मैंने, वो इसी को मैं और आसान भाषा में बोलता हूँ, ये इनपुट, ये आउटपुट। लेकिन ये इनपुट आउटपुट प्री इमेज इमेज से बदल के इन्हें क्या सिखाएगा तुम्हें? इसे कहेगा और इसे कहेगा। अभी हम कैसे कहेगा, क्या लॉजिक है, पहले तो उसके पहले अभी तक हमने जो सीखा है पहले उस लॉजिक को पकड़ लो। हमने आज क्या सीखा? हमने चेंज शुरू करी ये सीखने के लिए कि भाई सेट्स का भी प्रोडक्ट होता है, पर ये प्रोडक्ट कोई मल्टीपल नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को साथ में दिखाने का, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट है। फिर हमने ये सीखा कि ए क्रॉस बी करने का मतलब है कि पहले जो एलिमेंट आएंगे वो ए के आएंगे और उनका एक रिलेशन बनेगा किसके साथ? बी के साथ। उस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, इसीलिए वो पेयर में ही दिखेंगे ए कॉमा बी के। और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। खासतौर पे ऑर्डर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। कोई समस्या है क्या? एक और कहानी। फिर हमने ये समझा कि ए क्रॉस बी में क्या हम एन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? जितने एलिमेंट है ए में, जितने एलिमेंट है बी में, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एन क्रॉस, पता चल जाएगा कितने पेयर बनेंगे एक बार में। पर ये दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता, इसमें केवल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। ये क्या वर्ड बनेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जबकि ये सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैं ये कह रहा हूं, जो बच्चे इस पे कमांड कर लेते हैं ना शुरू में, ज्यादा जल्दी जल्दी खाने के बजाय, तो आगे की जब भी क्वेश्चन मिलेगा या थ्योरी लिखी होगी वो ग्रिप होती जाएगी। अगर तुम्हें एबीसीडी नहीं आती किसी सब्जेक्ट की तो उस पर तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको तुमने रट भी लिया तो वो उसी लेवल के लिए ठीक था। वो 12th में अच्छे परसेंटेज के बाद भी सीए क्लियर क्यों नहीं होते हैं? वही रीजन है।
अगर तुमने एबीसीडी 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 प्रॉपर पढ़ते जा रहे हो, जब जब जो चीज मिलती है पहली बार वो ठीक से पढ़ते हो, तो आगे उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा, वो समझ में भी आएगा, वो क्लियर भी होगा। तो तुम्हारी एबीसीडी कमजोर है उस पर। एबीसीडी का मतलब ये थोड़ी होता कि मैंने सिखा दिया तुमको अभी समझ में आ गया तो वो तुम्हारा हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी को तुम्हें अपना बनाने के लिए 4 बार डाउट आएंगे, मेरे से पूछोगे, फिर सीखोगे, पर उसको सही तरीके से सीखते जाओगे, तब वो तुम्हारे कमांड पे आएगा। समझ में आना और कमांड पे आने में बहुत अंतर होता है, और वो डिसिप्लिन से आता है कमांड। समझ में आने के लिए कंटेंट अच्छे से, मैं अच्छे से सिखा रहा हूं तो तुम सीख गए, जिसे मैं अभी बोल रहा हूं तुम अभी सब हाँ 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 करके चले जाओ, और 4 दिन बाद मैं यही सब पूछूंगा और तुम घूम जाओगे। लेकिन अगर 4 दिन तक तुमने अपनी डिसिप्लिन मेंटेन कर ली तो तुम डेफिनेटली कमांड से जवाब दे दोगे। और यही चीज बच्चों को समझना बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज पे ध्यान देना जो मैं ये बता रहा हूँ अभी, कि इस पे कमांड लानी, और इसकी नहीं बात कर रहा मैं, तो ये एक एग्जांपल लेके कर रहा हूँ कि ये तो मोस्ट क्रिटिकल चीज पे जब कमांड आ सकती है तो फिर आसान पे तो कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्रिटिकलनेस ये है कि एक साथ इमेजिनेशन लेने पड़ते हैं, ग्राफ के इमेजिन करना पड़ता है, चीज़ों को लाना पड़ता है दिमाग में, तब हमें वो अच्छे से सेट होते जाते हैं। तो इसको लूप में डाल के आपको 3-4 दिन पकड़ना पड़ेगा। उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है? हाथ बांध के खड़े होने को थोड़ा डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। तो कहानी यहां से शुरू हुई थी। तो हमने कार्टेशियन, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, ये ना टर्मिनोलॉजी सब कुछ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलने के बाद फिर हमने सीखा कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने निकाला रिलेशन। बोले जितने सबसेट होंगे, एनी सबसेट ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है, जो मेजर सेट है, सब रिलेशन है। फिर कहा कि उस रिलेशन में से जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कि बोले वो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आना चाहिए। बेसिकली उसके पीछे पिक्चर क्या चल रही है कि भाई एक इनपुट से दो दो आउटपुट नहीं ला सकते हम। एक इनपुट से तो एक ही आउटपुट आएगा। हाँ, आउटपुट अलग अलग इनपुट से आ सकता है एक ही, पर एक इनपुट से एक ही आउटपुट आएगा। तो जो ये नियम बना ले उसी को फंक्शन बोलते हैं। इस नियम को ही क्या बोल देते हैं? फंक्शन बोल देते हैं। वो फंक्शन दो इमेज, प्री इमेज और इमेज के बीच में काम कर रहा होता है, जो इस चीज को मेंटेन करके देता है कि भाई आपके इनपुट से एक यूनिक आउटपुट निकलेगा। वही नियम फंक्शन है। तो ऐसी नरेशन अपने दिमाग में क्लियर होते जाना चाहिए, टर्मिनोलॉजी क्लियर होते जाना चाहिए, और उसके लिए ऑब्वियसली ये बार बार ये देखना पड़ेगा, इसको पढ़ पढ़ के देखना पड़ेगा कैसे लिख रहा है वो। इसके ये प्रेजेंटेशन समझ में आने चाहिए। इससे जेन्युइन तभी होगे जब इसको कम से कम 25 बार देखोगे कि हाँ ये ऐसे दिखते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। पर वो 5-5 1-1 घंटे की पढ़ाई थोड़ी चाहिए। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के पैचेस चाहिए दिमाग को। मल्टीपल टाइम्स इसको देखना है, तब तुम्हारे रिएक्शन पे आ जाएगा। एक बार कोई महीने में गाड़ी चलाए तो वो गाड़ी सीख जाएगा। कैसे सीखेगा? कैसे नॉर्मलाइज हो जाएगी उसके लिए? वो लगभग रोज चलाता हो तो सीख जाएगा। ऐसे ही है, तुमने अगर उसको उतना टाइम ही नहीं दिया, उतनी मल्टीपल टाइम उसके रिपीटेशन ही नहीं दिए, एक बार में एक दिन बहुत देर तक गाड़ी चलाई थी 8 घंटे, उसके बाद बोले मैंने 8 साल से गाड़ी नहीं चलाई, तो क्या आएगी उसको अभी? या उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो होगा क्या? पर जो 15-10 मिनट ही चला रहा है 8 दिन से, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उससे 10 गुना बेटर होगा। दिस इज द डिफरेंस। तो अपने पढ़ाई को जब पढ़ते हो तब ये सोचा करो कि आज मैं ये सब खा लो, सब आज ही हो जाएगा मेरा, तो आज ही मैं सीए बन जाऊंगी। उस दिन कमांड पे है, पर पता चला एग्जाम तक वो क्या नहीं हुआ, उसकी हैबिट में नहीं हो तुम, तो फेल हो जाओगे। पढ़ाई तो सभी करते हैं, यही अंतर होता है। तो ये अंतर अपने अंदर ले आओ तो आराम से निकलोगे। आगे देखो, डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन। यहीं तक मैं आज खत्म करूंगा। टाइप ऑफ फंक्शन कल शुरू करेंगे, इसको ठीक से रिवाइज करना। देखो, अगर ये है का मतलब समझ रहे हो तुम? ये अब ये कुछ लिखा हुआ है और ये तुमको बोलना आना चाहिए। फंक्शन सच दैट ए आउटपुट दे रहा है किसमें? बी में। ए के एलिमेंट का आउटपुट क्या आता है? बी। इसके एलिमेंट की बात चल रही है।
ये ए और बी की बात नहीं चल रही, इसके अंदर के एलिमेंट की बात चल रही है। ए के अंदर जो एलिमेंट है उससे एक बी का एलिमेंट आता है। ए इज कॉल्ड, ए मतलब कौन, पूरा सेट डोमेन कहलाता है। एक एलिमेंट डोमेन नहीं है, पूरा सेट डोमेन है। यही चीज दिमाग में क्लियरिटी से आती जानी चाहिए। किसका, उस रूल का, एफ का। एफ क्या है, मैंने कहा वो रूल, वो रूल ही तो एफ है। मतलब अगर मैं कहता हूं कोई इजी, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, तो मैं इसे कह रहा हूं एफ, और मैं कह रहा हूं कि मैं x में 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, तो मैं इसे कह रहा हूं डोमेन, है ना इजी। तो ऐसे खुद से खेलो, ऐसे खुद से खेलना सीख गए, ये आ गया, तो ये सब आसान लगेगा कभी भी, है तो इतना हैबिचुअल होना पड़ेगा। वो ये ना सर 15 दिन लूप पे रख ले आपके, अरे मेरे को गाड़ी चलानी आती है, अब मैं 5 साल नहीं चलाऊं तो भी चला लूंगा मैं, लेकिन एक टाइम पे मैंने उसके साथ बहुत टाइम पास किया है, गाड़ी के चलाने के साथ सब तरह से चलाई है, सब तरह के सिचुएशन हैंडल करी है कंटिन्यूअसली, तो मैं चला लूंगा थोड़ा सा रिवीजन में। लेकिन एक बार कभी एक आध 2 बार चलाई थी और तुम मुझसे कहो कि मैं चला दूं, तो फिर थोड़ी होगा यार। तुम्हें मेरी बात समझ में आई, उसका हर जजमेंट आता है मुझे, और कई सालों तक चलाई है मैंने, उसके बाद में 2-4 साल ना भी चलाऊं, फिर किसी कोई चलाने को दे देगा फिर चला दूंगा। लेकिन 1-2 बार चलाई थी, बहुत मन से चलाई थी, बहुत मन लगाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपकी मसल मेमोरी पे पकड़ होनी चाहिए उसकी, वो वर्ड देखते से समझ में आना चाहिए, अच्छा ये बोल रहा है। अब सोचो ये मेरी मसल मेमोरी कब की है पता है, 2004-5 की, तो मैं तो कॉमर्स में था, वही सब पढ़ाता हूँ। पर मेरी मैथ्स की मसल मेमोरी 2004-5 में 11th-12th में पढ़ी थी, पर मैंने मसल मेमोरी बनाई थी उसकी, तो मैं आज पढ़ा पाता हूँ। कुछ समझ में आई मेरी बात, मेरा थोड़ी ग्रेजुएशन है इधर, फिर भी वो मसल मेमोरी के कारण हो जाता है। तो यही कह रहा है कि ए और बी में ए जो है वो डोमेन है। ए मतलब तो कैपिटल ए बोल रहा है, तो दिमाग में सीधा क्या जाना चाहिए, सेट, उसके सारे एलिमेंट, उसके सारे एलिमेंट कहलाएंगे डोमेन, इसलिए मैंने कहा 1 2 3 सब डोमेन है। वाइल बी इज कॉल्ड को डोमेन। सर आप तो रेंज कह रहे थे, अभी रुक जाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, रिलेशन बने, रिलेशन से फंक्शन बना, रिलेशन से फंक्शन के लिए कंडीशन आई। अभी को डोमेन और रेंज की गेम में भी एक मजा आने वाला है। क्या मजा है अभी बताता हूं। वो ये बोलता है हम इसे को डोमेन ऑफ एफ बोलेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए को डोमेन बोलेंगे। आगे क्या होता है, वो कहता है कि एफ ऑफ ए, अब देखो एफ मतलब रूल लगा रहा है वो किस पे, एलिमेंट्स ऑफ ए में। तो क्या होता है कि एक्स अलग अलग होंगे, ये एक्स क्या है, एलिमेंट ही तो है ए के, ये एक्स क्या है, जैसे 1 2 3, तो ये एलिमेंट है ए के, ये यही ए है। तो 1 2 3 आ जाएंगे एक्स की जगह, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, एफ एक्स सच दैट, वो बोल रहा है एफ ए एक सेट बनेगा। अब बात यहां की शुरू हुई, सुनना, ये ए है, तो हम कह रहे हैं एफ ए एक सेट बनेगा, और ए से एफ ए बनने के लिए उसको एक रूल लगेगा, वो रूल ही है 3x प्लस 2। तो वो बोल रहा है एफ एक्स कैसे बनेगा, तो बोले अगर ये x हैं सब, ये x हैं, x1 x2 x3, तो उसके लिए बोल रहा है कि एफ एक्स तब है जब x बिलोंग्स टू ए हो। कोई डाउट है तो बताओ। तो इनके सबके क्या मिलने लगेंगे आपको, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू और एफ एक्स थ्री। अगर ये x1 x2 x3 है तो एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री मिलने लगेंगे। और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल के लिए दिमाग में दे ही रखा है कि 3x प्लस 2 है, तो रखो 1, फिर रखो 2, फिर रखो 3, तो हर के लिए अलग अलग इफेक्ट्स मिलेगा। इसी बात को उसने ऐसे लिख रखा है, बोल रहा है सेट
एफ ए कैसा है, वो एफ एक्स से बना है जिसमें एक्स बिलोंग करता था ए को। कोई डाउट? अब देखो क्या लिखा है उसने, इज कॉल्ड, मतलब क्या है सर? मजेदार बात बताता हूं, कोडोमेन और रेंज का एक छोटा इमेजिनेशन अंतर। हमारे फॉर्मूले में अगर मैं रूल की बात करूं 3x+2, तो 1 रखने पे 5 आता है, हमको पता है। अरे बोलो ना हाँ। 2 रखने पे 8 आ रहा है, ये भी पता है। 3 भी रख के देख लो, 3 3 जा 9 और 2 11, तो ये 11 आ जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? डोमेन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं कहूं एक और सेट है मेरे पास, उसमें है 3 5 8 11 13 15, तो वो ये कह रहा है ये कोडोमेन है और ये रेंज है। मतलब क्या है सर? अगर ए का बी ये है, एग्जैक्टली आंसर ही है इसमें और कुछ नहीं है इस सेट में, तो वो क्या बन जाएगी? लेकिन अगर ये नहीं है, ऐसा है बी इसकी जगह, जिसमें वो एलिमेंट तो है ही जिन पे रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन साथ में दूसरे एलिमेंट भी हैं उसमें, तो फिर ये क्या कहलाएगा? यस। उसने कहा ए से बी का कोई रिलेशन है, तो सेट बी है वो पूरा कोडोमेन है। मतलब कोडोमेन और रेंज सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। यस, यही मतलब है इस बात का। हम तो बी को बिंदास कोडोमेन बोलेंगे अगर ए और बी रिलेट कर रहे हैं तो, लेकिन जब ये नियम पालन होके जो आंसर आते हैं, ऐसा वाला ग्रुप ही केवल क्या कहलाएगा? उसका रेंज। अभी भी समझ नहीं आया? या और बताऊंगा मैं इसको, अभी तो एक बार जैसे मैंने वो भी तो धीरे धीरे सेट कर, वो अभी भी उसको छोड़ना नहीं, उसको रिवाइज कर, उसके वर्डिंग्स पकड़े रहोगे ना तो बहुत आसान है उसके क्वेश्चन। तुम देखना पेपर के क्वेश्चन भी आसान होता है उसके। सब यही सब कहानी है। उससे तो बच्चे डर जाते हैं। आधा किससे डरते हैं इसमें? बोले लैंग्वेज वो समझ नहीं आता, बहुत कठिन है कठिन है। पता चला जो कठिन, नो डाउट इस पर बहुत अच्छी चीजें बन सकती है और अपने बस के बाहर हो जाएंगी, लेकिन अरे यार ये तो आईआईटी वाले भी यही पढ़ रहे हैं डोमेन रेंज, तो ऑब्वियस बात है कि इस पे अगर प्रॉपर क्वेश्चन बनाया जाए तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। हमारे लेवल पे नहीं पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा तो यार उसका एक आध क्वेश्चन होगा 5 में से जो थोड़ा सा बाहर जाएगा हमारी पेरीफेरी के, बाकी तो सब वहीं आने हैं। उस वो 5 में से 4 और 3 की कमांड के लिए तो आपको बस थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी और थोड़े ऑपरेशन समझ में आने चाहिए, तुम आराम से हिट कर लोगे। तो ये चीज समझो। अब देखो यही है, ए और बी ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है। वी कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है अपना रूल। अरे समझ रहे हो? तो इस रूल के हिसाब से हम 1 रखें तो उधर भी 1 आता है, फिर 2 रखें तो उधर 4 आता है, फिर 3 रखें तो उधर 9 आता है, 4 रखें तो, लेकिन ये 25 तो कुछ भी रखने पे नहीं आता है। हाँ पर मेरे पास ए में एलिमेंट नहीं है ना 5। यस, कोई डाउट? लेकिन अगर यही 1 2 3 4 से केवल यहीं पे रोक देते हम, यस, रेंज ऑफ एफ इज दिस ओनली, हमारी रेंज यहीं तक है। उसमें और भी चीजें हैं, ये वर्ड क्यों बना रेंज, हमारे इनपुट की रेंज यहीं तक है, रिलेशन तो उस पूरे ग्रुप से है ना। वो बार बार पढ़ोगे ना तो खुद ही वो वर्ड सेटिस्फाई करेगा तुम्हें कि अच्छा ये इसलिए ऐसे बोलते हैं। और यहां साहब बोल ही रहा है
की क्लियर या मैं इमेज है, कोई भी देखो रिपीट हो रहा है क्या? एक ही इनपुट ने दो आउटपुट दिए क्या कहीं भी? नहीं। इसीलिए एफ एक्स जो है वो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो प्रॉपर फंक्शन है, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेट एन, एन कैपिटल आता है तो हमको एक बार में समझ में आना चाहिए। हाँ, ऑल नेचुरल नंबर का सेट है ये। तो एक नेचुरल नंबर का सेट दूसरे नेचुरल नंबर के सेट से कनेक्ट हो रहा है, वो एफ बना रहे हैं, और मेरे को तो इसमें एफ भी साफ दिख रहा है 2x। तो ये रूल बता दिया हमने कि कैसे बनेगा। कोई डाउट है क्या इसमें? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या है उसमें, जो नई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो घबराते हैं, एन में ही घबरा जाएंगे, ये क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं फंक्शन फ्रॉम एन टू एन फंक्शन है, और ट्वाइस हो रहे हैं नेचुरल नंबर दूसरे केस में, तो यूनिक ही बनेंगे सारे के सारे, तो ये डेफिनेटली एक फंक्शन है। और इस फंक्शन का रूल क्या है? 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x। एफ एक्स मतलब ये वाला, अरे हाँ या ना, और x के मतलब ये सब है, एफ एक्स का मतलब ये सब है। कोई डाउट है तो बताओ। हियर डोमेन इज दिस, एंड ये सीधी रेंज ही बनी हुई है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो जो रिलेट ना करता हो। तो ये तो रेंज ही दिखा रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय मैपिंग डायग्राम एरोग्राफ। तो दोनों तरीके। क्या है इसमें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये अच्छे से रिवाइज करना आज, और पुराना भी रिवाइज करना, ऐसा नहीं। और जो क्वेश्चन अच्छे थे इसमें वो मार्किंग होनी चाहिए, मैंने कहा उनको लूप में डालो, 2-3 दिन देख लो वो क्वेश्चन, देखो फिर वो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा, कभी गड़बड़ होगी नहीं। ऐसा ही तुम्हें प्रोबेबिलिटी या बाकी जगह करना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन कितने होते हैं? 8 होंगे, 10 होंगे बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। 30, 40, 50 में से 20 अच्छे क्वेश्चन, उसको लूप में डाल के रखो, वो अच्छे क्वेश्चन कम होते जाएंगे तुम्हारे।